नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट पे। हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट, फॉर्मर अयोध्या के एमपी निर्मल खत्री जी, जो कि एक सीनियर कांग्रेस लीडर भी हैं। सर, आपके बारे में काफ़ी कुछ न्यूज़ में आ रहा है, जिसके बारे में आपने अपनी एक फेसबुक पोस्ट भी शायद डाली है इस बारे में कि आप प्राण प्रतिष्ठा में शायद एक आप ही हैं जिनको निमंत्रण जिन्होंने एक्सेप्ट किया है प्राण प्रतिष्ठा का, तो उसके बारे में बस जानना चाहेंगे। नहीं, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि कांग्रेस में जिन लोगों को भी निमंत्रण दिया गया है उसमें मेरे अलावा जो हिमाचल के एक्स चीफ मिनिस्टर हैं वीरभद्र सिंह जी, उनके बेटे जो एमएलए भी हैं वो, और उनकी माँ, वो लोग भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, तो मैं भी जा रहा हूँ जी। सर, क्यों? जैसे कांग्रेस के काफ़ी लीडर्स ने कहा हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे लेकिन 22 के बाद जाएंगे, लेकिन आपने 22 का एक न्योता स्वीकार किया है। मैं रहने वाला हूँ, दूसरों को बाहर से आना है जी, तो बट नेचुरल है कि 22 को एक बहुत भीड़, ये सब चीज़ें सब रहेंगी, और मैं यहाँ का लोकल हूँ। तो लोकल होने के नाते मैं समझता हूँ कि इस तरीके के फंक्शंस में, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, और अगर मैं यहाँ पर इस इलाके को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ तो मुझे उसमें भाग लेना चाहिए। और ये तो मेरे लिए और भी फ़ख्र की बात है कि हमारी जो अयोध्या नगरी है बहुत बड़ी धर्म नगरी है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा काम होने जा रहा है जी। तो इसलिए भी मेरा वहाँ पर जाना, मैं समझता हूँ कि वो न्यायोचित है। आपने तो अयोध्या को बहुत करीब से देखा है, कैसे डेवलपमेंट यहाँ हुआ है? लोग कह रहे हैं डेवलपमेंट बस अब हो रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, डेवलपमेंट कांग्रेस के वक्त में ही शुरू हो गया था, और कांग्रेस के वक्त में बहुत से काम हुए हैं। इनका डेवलपमेंट, बीजेपी का डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद हुआ। आज अयोध्या में तमाम चैनल के लोग जिस राम की पैड़ी पर बैठ करके डिबेट करके लोगों को बुलाते हैं, या राम की पैड़ी का जिक्र हर जगह पर होता है, वो राम की पैड़ी कांग्रेस की बनवाई हुई है। 80s में श्रीपत मिश्रा जी मुख्यमंत्री थे, उसका उन्होंने शिलान्यास किया था, और 88-89 में नारायण दत्त तिवारी जी थे मुख्यमंत्री, उसका उन्होंने उद्घाटन किया था। तो वो सोच थी कांग्रेस की। 5 कोसी परिक्रमा मार्ग हो, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग हो, ये सब बड़े कच्चे थे। लोगों को खेतों में अरहर की डंठल चुभती थी, उससे गुजर के परिक्रमा करनी पड़ती थी। लेकिन कांग्रेस ने उन मार्गों को पक्का करने का प्रोजेक्ट लिया, और 5 कोस की परिक्रमा मार्ग का प्रोजेक्ट का मुझे अच्छी तरीके से याद है कि शिलान्यास उस समय जो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे डॉक्टर अम्मार रिजवी, उन्होंने आके अयोध्या में किया था। इससे हट करके बहुत सी ट्रेनें चलवाने का काम, अयोध्या का जो ये सरयू पुल है, ये सरयू पुल भी राजीव जी की सोच थी, लेकिन नरसिम्हा राव सरकार के वक्त में ये सैंक्शन हुआ जी। इसका फाइनेंशियल जो इसका वो होता है लोकेशन हुआ, जाफर शरीफ रेल मंत्री थे उस समय, और उसी वक्त ये तैयार हो गया था। ये अलग बात है कि उसका जो शुरुआत और उद्घाटन या कुछ करने का जो रस्म थी, वो एक वक्त में देवगौड़ा जी ने की, और दूसरे वक्त में बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की। तो आज अगर सरयू नदी पर 3 पुल हैं, तो पहला पुल इंदिरा जी के द्वारा, दूसरा पुल नरसिम्हा राव जी के वक्त में हुआ जी। और तीसरा पुल जो नया नेशनल हाईवे पे बना, उसको तो हमारे आरपीएन सिंह जो कांग्रेस के मिनिस्टर थे उस समय 2007 और या 8 में, मैं उस समय एमपी था, उसको उन्होंने ग्राउंड किया। तो ये बड़े काम जो सामने दिख रहे हैं, और छोटे छोटे कामों का अगर मैं जिक्र करूं तो उन कामों की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो पर उस बारे में अभी क्यों नहीं बात होती है? सबको एक तरह से ये क्यों लग रहा है कि एक नैरेटिव है कि डेवलपमेंट अब हुआ है अयोध्या में? देखिए, इसलिए ना कि जो चीज़ें आज होती हैं उन पर लोगों की निगाह ज़्यादा रहती है। जब वो चीज़ें थीं तो लोग उनको सोचते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी। अगर राम के प्रति आस्था थी,
अयोध्या के प्रति आस्था थी, क्यों नहीं कोई काम हुआ? सिर्फ एक काम, वो राम कथा मंडप बीजेपी का देन है पिछले 30 साल के उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के पहले। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट फैसले आने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं, इन लोगों ने काफ़ी काम किए हैं। और वो काम एक फैजाबाद का सिटीज़न होने के नाते, अयोध्या का सिटीज़न होने के नाते मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस ने ओवरऑल बोला है कि ये जो पूरा इवेंट है प्राण प्रतिष्ठा का, ये पीएम मोदी का, आरएसएस का इवेंट हो गया है? अब मैं इस पर एक सवाल तो पहले जवाब तो इसका मैं दे ही चुका हूँ कि मोदी जी का जो हर इवेंट होता है, हर जो प्रोग्राम होता है, वो एक बड़ा इवेंट बन जाता है। वो शौचालय का भी हो तो भी बहुत बड़ा इवेंट होगा, और ये तो मंदिर का है। तो आपको क्या लगता है कि पार्टी से आपको कोई किसी ने कुछ कहा कि आपको नहीं जाना चाहिए, या कुछ भी ऐसा आपके तरफ आया? नेवर। बिकॉज कई लोग इसको आइडियोलॉजी से जोड़ रहे हैं। आइडियोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि हम अपने रिलीजन को छोड़ दें। सेकुलरिज्म जो है, जिसका हिंदी शब्द धर्मनिरपेक्ष इस्तेमाल किया जाने लगा, मैं समझता हूँ कि वो धर्मनिरपेक्ष शब्द उसकी एक गलत इंटरप्रिटेशन था जी। कुछ और शब्द होना चाहिए था हिंदी में। धर्मनिरपेक्षता का ये मतलब नहीं है जो मैं समझता हूँ, और मैंने अभी एक पोस्ट डाली है कल रात में, कि जो मैं समझता हूँ वो ये कि सभी धर्मों के प्रति हम समभाव रखें, आदर भाव रखें। हम अपने धर्म को किसी पर थोपे नहीं, लेकिन इसका मतलब भी नहीं कि हम अपने धर्म को छोड़ दें, हम उसके प्रति निरपेक्ष हो जाएं, ये भी मतलब नहीं है उसका। आपको क्या लगता है तो यहाँ पर आइडियोलॉजी की बात ही नहीं हुई जी। और आइडियोलॉजी की बात अगर लोग करते हैं, जो भी पार्टी हैं जो सेकुलर पार्टी कहलाती हैं, बहुत पार्टियां हैं, सभी सेकुलर कहलाती हैं। इवन बीजेपी ने भी हो सकता है अपने संविधान में जो उन्हें चुनाव आयोग में सबमिट करना पड़ा हो, लिख रखा हो कि वो सेकुलर पार्टी हैं। तो जो भी सेकुलर पार्टी हैं, उन्होंने क्यों नहीं इस बात को देखा कि हम अपनी विचारधारा की पैठ नीचे जनता तक बनाएं? अगर कोई एक संगठन है, XYZ कुछ भी उसका नाम है, जो एक विचारधारा पर लोगों को बांध रहा है, जोड़ रहा है, मजबूत कर रहा है अपने संगठन को भी, और नीचे पैठ बना रहा है, और एक पार्टी को सपोर्ट दे रहा है, और वो पार्टी उस सपोर्ट के बल पर ताकतवर होती जा रही है, तो क्यों नहीं ये जो तमाम क्षेत्रीय दल थे, नेशनल पार्टीज थी, जो समय समय पर पावर में भी रहीं, उन्होंने उस विचारधारा को काउंटर करने के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। और चूंकि कुछ नहीं किया, इसी वजह से वो विचारधारा खुले मैदान में आगे बढ़ती चली गई। कई लोग आपके पोस्ट को, कई लोग आपके इस निर्णय को कि आप प्राण प्रतिष्ठा जाएंगे, इससे भी जोड़ रहे हैं कि क्या आप पार्टी छोड़ रहे हैं? मैंने वो अपनी दूसरी पोस्ट में इसका जिक्र कर दिया है बहुत डिटेल में। अगर आप मेरी जो कल की पोस्ट है उसको देखेंगी तो वो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं उसको यूँ जवाब दे, फिलहाल एक लाइन में जवाब दे दूँ, ये सब चीज़ें ये गलत फहमियाँ हैं, और मैं क्या हूँ, मेरी सोच क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है, और कांग्रेस के साथ मेरा प्रेम कितना है, वो सारा डिटेल मैंने अपने कल की पोस्ट में लिख रखा है। ट्वीट भी है, पोस्ट भी है। और आपको क्या लगता है, जैसे कांग्रेस को अगर हम उत्तर प्रदेश में देखें तो ऑर्गेनाइजेशनली कहाँ गलत जा रही है कांग्रेस? और कभी आपने खुद, आप प्रेसिडेंट रहे थे, मतलब मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि गलत जा रही है, वो थोड़ा सा आदत खराब हो गई है जी। एक्चुअली इंदिरा जी के वक्त से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि ऊपर से ताकत मिलेगी और उस ताकत के बिना पर हम जो हैं सब ताकतवर हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है जी। जिसे मध्य प्रदेश की राजनीति में हम लोग देखते थे कि एक सेक्शन विद्याचरण शुक्ल जी का था, एक सेक्शन अर्जुन सिंह जी का था, एक एरिया दिग्विजय सिंह जी का था, एक एरिया बोरा जी का था,
एक एरिया सिंधिया जी का था। इन लोगों के अपने अपने एरियाज थे जहाँ के ये नेता थे। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। कोई नेता किसी एरिया की तो बात जाने दीजिए, अपने डिस्ट्रिक्ट का भी नेता नहीं है। क्या वो अपने डिस्ट्रिक्ट को भी नहीं जिता पाएंगे? नहीं जिता सकता। तो प्रॉब्लम यह है कि जो ऊपर से ताकत ले करके कुछ ना करने की आदत खराब उत्तर प्रदेश के नेताओं को पड़ गई थी, आज उसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। ना इसमें हाईकमान का दोष है और ना इसमें नीचे वर्कर का दोष है। तो किसका दोष है? एक जो लीडरशिप है, जिसको हम कहते हैं स्टेट की लीडरशिप, वो स्टेट की लीडरशिप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप से मिलकर ही बनती है। और उस डिस्ट्रिक्ट में उस लीडर की पहचान कांग्रेस की पहचान होती है। अगर वो कुछ नहीं करना चाहता है, सपोज निर्मल खत्री घर बैठे हैं, उन्हें कुछ नहीं करना है, तो धीरे धीरे नीचे सब चीजें डाइल्यूट हो जाएंगी। और ये जो मैं कह रहा हूं ये सबके ऊपर लागू होता है, तो मेरे ऊपर भी लागू होता है। ठीक है जी, है ना जी। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग विद सूरज सिंह बिष्ट फ्रॉम अयोध्या।